बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का 5वां चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने पिछले 4 चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मैंने पढ़ा दिया है। आज जो है 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपको पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग 5वां चैप्टर पर चले जाते हैं। ये आ जाइए, ये कौन सा चैप्टर है? ये इधर होगा, ये चौथा चैप्टर है। चलिए भाई 5वां चैप्टर, चलिए आ जाइए, आ गए 5वां चैप्टर में। औद्योगिकरण जो है चैप्टर का नाम है, उसी चैप्टर को जो है हम लोग इस वीडियो में आपको पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा हीटिंग दिख रहा होगा। हाँ जाइए, अब जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मेरे भाई औद्योगिकरण चैप्टर यानी हिस्ट्री का आपको चैप्टर 5 में जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कोयला एवं आपको लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। यानी आप जानते हैं कि कोयला का भी इंडस्ट्री होता है और लौह उद्योग का मतलब लोहा के भी इंडस्ट्री होता है। तो आइए, वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेज ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक आपको ध्यान दिया। इंग्लैंड में आपको लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में आपको खानें थी। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में आपको काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप, जो आपको समझिए, चूंकि खान में जब अंदर आप काम कीजिएगा तो उसमें काफ़ी सारा अंधेरा होता है, तो हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैंप का क्या किया, आविष्कार किया। 1815 में आपको हेनरी बेसेमर ने एक आपको शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी आपको अधिक बढ़ावा दिया। इस तरह कोयला एवं लौह उद्योग जो है औद्योगिकरण को आपको गति जो है प्रदान करने का काम किया। यानी जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें लोहा और कोयला का क्या योगदान है, तो मेरे भाई जो फैक्ट्री होती है उसमें लोहा और कोयला का जो है आपको महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिजली जो है आपको कोयला से ही बनता है, और दुनिया का जितना भी अधिकतर जो हेवी वस्तु होती है वो भी सब तो आपको लोहे से ही निर्माण किया जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि औद्योगिकरण क्रांति से आप क्या समझते हैं। सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो है ये आपको यही है, दूसरा नंबर। देखिए, क्रांति का मतलब समझिए, क्रांति का मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी भी चीज में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होता है उसे ही औद्योगिकरण क्रांति बोला जाता है। जैसे मान लीजिए खेती जो है पहले बैलों से होता था, उसके बाद एकाएक जो है आपको गाड़ी आ गया, तरह तरह का थ्रेसर आ गया, मशीन आ गया, जिससे खेती जो है आसान हो गया। तो ये भी एक क्रांति है कि नहीं है, ये भी एक क्रांति है। तो आइए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आपको आधारभूत परिवर्तन से जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने, यातायात के आपको नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी के आपको उत्तरार्ध में हुई। उद्योगों के आपको मानव श्रम का स्थान मशीनों ने आपको लिया। औद्योगिक क्रांति ने ना तो आपको राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और ना ही आपको रक्तपात, यानी राजसत्ता का मतलब कोई राजा नहीं हटा, नहीं दूसरा राजा आया, वही राजा के द्वारा किया गया। रक्तपात का मतलब ऐसा नहीं कि उद्योगों में जब एक क्रांति आई तो उसके लिए एक बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा, उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, ऐसा भी नहीं हुआ। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई, इसका निरंतर विकास जो है आपको होते रहा। यानी उद्योगों में जो नए नए चेंजिंग आया, जो नए नए परिवर्तन आया, वही जो है औद्योगिक क्रांति आपको कहा जाता है। तीसरा नंबर मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि आदि औद्योगिक क्रांति जो है आपको किसे कहते हैं। आइए, आदि का मतलब सबसे पहले अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए, बाकी हम लास्ट में बताएंगे। आइए, यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के आपको पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया है। इस समय भी आपको बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखानों में आपको ना होकर दूर दराज के गांवों तथा घरों में जो है आपको होता था। आदि का मतलब होता है जो पुराने चीजों जो होता है, तो पहले के जो चीजों में जो उद्योग में आपको समझिए जो बदलाव आते थे उसी को आदि औद्योगिकरण आपको कहा जाता है।
तो आप जानते हैं कि यूरोप और इंग्लैंड में जो है कारखाने उत्पादन के पूर्व की स्थिति, यानी जब यूरोप और इंग्लैंड में कारखाना नहीं था, उद्योग नहीं था, उस समय के बाद को आदि औद्योगिकरण जो है आपको कहा जाता है। और उस समय गांवों में क्या होता था, छोटे छोटे स्तर पर कारखाने होते थे। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई, इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि कोई भी चीज जब नई नई आती है, जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिक आयोग भी बनाया जाएगा जो केवल उद्योग से रिलेटेड चीजों को देखेगा। जैसे सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है जो पूरा हॉस्पिटल वगैरह स्वास्थ्य व्यवस्था को नजर बनाए रखता है, उसी प्रकार से सरकार का शिक्षा मंत्रालय है जो पूरी शिक्षा पर नजर बनाए रखता है। उसी प्रकार के सरकार का आपको इंडस्ट्री भी मंत्रालय होता है जो पूरी इंडस्ट्री पर नजर बनाए रखता है। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1916 में होती है। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब होती है? तो मेरे भाई 1916 में। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय ब्रिज से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार आपको सहायता दे सके। अब ऐसा थोड़े है आपको इंडस्ट्री लगाना हो, आपको कोई फैक्ट्री लगाना हो तो आप कहीं योजना दे दीजिएगा, कहीं पास कर दीजिएगा। आपके लिए उसके लिए जगह आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई वहाँ रोड का कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वहाँ लोगों को बसने के लिए सही जगह है कि नहीं है, यानी मूलभूत सुविधाओं को जो है कमी तो नहीं है। इस सब देख के तब जो है फैक्ट्री को अप्रूवल दिया जाता है लगाने के लिए। 5 नंबर कह रहा है कि औद्योगिकरण के क्या कारण थे, यानी क्या कारण हुआ कि उद्योगों में इतना बदलाव हुआ। तो आइए, औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण कारण जो है निम्नलिखित थे। नए नए मशीनों का आविष्कार, जाहिर सी बात है कि नया नया मशीन हुआ, उससे आपको उद्योगों में काफी ज्यादा चेंजिंग आया। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, बड़े बड़े स्तर पर फैक्ट्री की शुरुआत होने लगी। कोयला और लोहा जो था प्रचुर मात्रा में एवं सस्ते श्रम, यानी कोयला और लोहा तो मिलवे किया, सस्ते श्रम का मतलब आपको बहुत ही कम पैसा पर मजदूर लोग भी मिलने लगे काम करने के लिए। यातायात की सुविधा, यानी एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए गाड़ी भी उपलब्ध होने लगी, जिससे औद्योगिकरण जो है आपको बहुत तेजी से विकास कर पाया। अगला 6ठा नंबर आपसे कह रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण अथवा उद्योगों में बृहद रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं एवं उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा आपको होता था। यानी जैसे मान लीजिए क्या है, अभी पहले के जमाना में जो होता था, आदमी जो हंसुआ से गेहूं काटता था, अभी क्या गया है, मशीन आ गया है। पहले एक आदमी था जो बैल लेकर एगो हर से हर जोताता था, अभी क्या गया, 9 गो फार आ गया है। एक बार में 9 जगह आपको जो है समझिए 9 के बराबर जोतते जाता है। तो पहले आदमी के द्वारा श्रम के द्वारा काम करवाया जाता था, अब जो है मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता है। तो इसी को तो औद्योगिकरण कहा जाता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता था जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। किसी भी देश के आधुनिकीकरण एक ऐसा प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति जो है आपको ले लेता है। यानी छोटे छोटे जो यहाँ पर उद्योग चलते थे, घरेलू उद्योग जिसे आप बोल सकते हैं, वो सारा उद्योग जो है आपको बंद हो गया, एक बड़ा पैमाने पर उद्योग जो है स्थापित हो गया। मान रहे हैं कि चलिए मेरे भाई, आपके गांव में घर घर जो है आपको सिलाई मशीन जो है आपको लगा हुआ है। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति आप ही के गांव में एक बड़ा सा उद्योग लगाता है जिसमें 2000 सिलाई मशीन जो है आपको लगा देता है। अब बताइए, ज्यादा माल इसका खपत होगा कि ज्यादा माल इसका खपत हो? ज्यादा माल इसका खपत होगा, अच्छे डिजाइन भी करके देगा, अच्छे व्यवस्था भी देगा और सस्ता भी आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए अगला आइए, फैक्ट्री प्रणाली में विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। तो आइए, फैक्ट्री प्रणाली में विकास के क्या कारण रहा। तो पहले जो है आपको मशीनों के नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, यानी नया नया मशीन की खोज होने लगी। दूसरा, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का विकास एवं फैक्ट्री प्रणाली क्या होने लगी, विकसित होने लगी, जिससे जो है आपको फैक्ट्री प्रणाली में विकास हो बहुत जल्दी हो पाया। अगला 8 नंबर कह रहा है
कि कोलकाता में पहली देसी आपको जूट मिल किसने स्थापित किया था। आप सभी को पता है कि जूट उसे बोला जाता है जो पटुआ होता है। अभी तो पटुआ का उतना यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जो है गाय भैंस के पगहा जो यानी जोर होता है जिसे गाय भैंस को बांधा जाता है, वो भी पटुए का जोर होता था और उससे लोग जो है बांट कर क्या करते थे, आपको बनाते थे। अभी पटुआ का ज्यादातर यूज यानी जूट का क्या यूज होता है, तो आपको चट्टी वगैरह का जो बोरा होता है वो आपको बनाया जाता है। तो कोलकाता में पहली देसी आपको जूट मिल की स्थापना 1917 में हुई थी। एक आपको मालखाड़ी व्यवसाय ने आपको सेठ हुकुम चंद ने आपको किया था। तो 1917 में कौन किया था, तो आपको हुकुम चंद ने किया था। अगला है कि औद्योगिकरण ने आपको मजदूरों की आजीविका को किस तरह जो है आपको प्रभावित किया। तो आइए, तो जैसे नया नया मशीन खोज होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों पर आपको कमाने के लिए रोजगार की कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो एक पेड़ को काटने के लिए मान लीजिए कि 4 गो लेबर जाता था, दिन भर उस पेड़ को, मान लीजिए बड़ा पेड़ है तो दिन भर टांगी चलाएगा तब काटेगा। अभी मशीन आ गया, आपको 10 मिनट के अंदर जो है आपको पेड़ काट लेगा। तो पहले जो 4 लोगों का यहाँ रोजगार मिला था, अब तो एक एक लोग जाएगा जंगल का जंगल साफ कर देगा, तो जाहिर सी बात है मजदूरों पर इसका प्रभाव तो बुरा असर पड़ेगा ही। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके कारण लघु एवं कुटीर यानी जितना भी छोटे छोटे फैक्ट्री थे उसका पतन हो गया, यानी समाप्त हो गया। कारखानों में आपको रोजगार की तलाश में गांवों से बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर आने लगा। अब गांव में तो वो सब व्यवस्था बचा नहीं, चूंकि गांव गांव में मशीन चला गया, अब सब लोग बेरोजगार हो गया। अब सारा लोग रोजगार की तलाश में फैक्ट्री की ओर, आपको शहर की ओर निकलने लगा। उन्हें शहरों में आपको नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है, जो आज बिहारी हम लोग ये चीजों को झेल रहे हैं। कारखाने में श्रमिकों को अस्थायी नौकरी नहीं मिलती है। भैया नौकरी कीजिए, जैसे आपको छोटा सा आपसे गलती होगा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अनेक मजदूरों को काम का आपको मौसम समाप्त होने के बाद नौकरी से आपको हटा दिया जाता था। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी है, चप्पल की कंपनी है, अब उसका चप्पल ज्यादा नहीं बिकेगा तो कहेगा भैया इतना लेबर को क्या जरूरत है, इसमें से बाकी लेबर को हटाइए, जितना बिक्री हो रहा है उतना ही लेबर को रखा जाए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उसके पास दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए धन नहीं रहता था। यानी रोज के वस्तु जैसे आपको सब्जी हो गया, जैसे आपको दाल चावल, ये सब क्या है, रोज की वस्तु है जिसे आप डेली खाते हैं, उस पर भी आफत होने लगा लोगों को। शहर में उनके रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। आज भी देखिएगा हम लोग बिहारी है, वोट तो मेरे भाई आपको देते हैं सरकार को, लेकिन बताइए बिहारियों का क्या कसूर है कि आपको यदि स्वास्थ्य इलाज कराना हो तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है, यदि शिक्षा लेना हो तो बिहार से आपको बाहर जाना पड़ता है, यदि आपको काम करना हो कमाना हो तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है, यदि आपको कहीं अच्छा जगह घूमना हो तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आखिर इस बिहारियों का क्या कसूर है कि हर एक छोटे छोटे चीजों के लिए बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। इसका जिम्मेवार इस आजाद देश के, आजाद भारत के नेता लोग हैं, जो आजादी के बाद से आपको इस चीजों को नहीं सुधार पाए अभी तक भी। अगला ये, भारत में निरुद्धीकरण क्यों आपको हुआ, तो 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिकरण नीतियां, मुक्त व्यापार की नीति आपको भारतीय वस्तु के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क आपको लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी के निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात बढ़ावा देना इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। कारखानों की आपको स्थापना की प्रक्रिया आपको बढ़ी, जिसे देसी उद्योग और अपना महत्व खोने लगे। इसे भारतीय उद्योग जो है निरुद्धीकरण हुआ। क्योंकि क्या हुआ ना कि भारत पर आपको इंग्लैंड का जब कब्जा हुआ तो इंग्लैंड ने क्या किया कि यहाँ फ्री ट्रेड, यानी इंग्लैंड अगर कोई वस्तु बेच रहा है तो उससे भारत टैक्स नहीं लेता था, आपको मुक्त व्यापार यानी फ्री में जो है व्यापार करता था। अब इंग्लैंड क्या करने लगा कि अपना इतना ना यहाँ सामान पहुंचाने लगा कि भारत के जो भी फैक्ट्रियां थी क्या होने लगा, आपको ध्वस्त होने लगा ये सारे फैक्ट्री। अगला ये 11 नंबर,
सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकरण को आपको बढ़ावा दिया। अब देखिए, सस्ते श्रम का मतलब जो सस्ता में लेबर मिल जाता है। जैसे अभी लेबर का 8 से 10 हज़ार मोटा मोटी बिहार के लेबर का जो है आपको बाहर में पैसा है। आप बताइए कि 25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी बिहार के लोगों को कहाँ मिलता है। मेरे भाई 10 हज़ार की नौकरी के लिए हम लोग जो है अभी तरसते हैं। अब बिहार में तो समझिए उस 10 हज़ार के नौकरी भी आपको उपलब्ध नहीं है। सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकरण के आपको विकास के लिए आवश्यक था। अब क्या होने लगा कि फैक्ट्री में सस्ते मजदूर मिलने लगे, उसका तो और ज्यादा मनोबल बढ़ जाएगा कि चलिए भाई सस्ता में काम करने वाले लोग जो है हमको आसानी से मिल जा रहे हैं। ब्रिटेन में आपको बड़ाबंदी अधिनियम 1772 में लागू हुआ। बड़ाबंदी आपको प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित किए। किसान भूमिहीन हो गए, मजदूर बन गए। यानी जो छोटे छोटे किसान थे, क्या होने लगा कि बड़ा बड़ा जमींदार लोग क्या करने लगा, उस छोटे छोटे किसानों को क्या किया, जमीन को खरीद लिया। अब किसानों के पास अपना जमीन भी नहीं बचता था और वो लोग कहाँ जाते थे, जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे, लेबर का काम करते थे। बड़ाबंदी कानून के कारण आपको बेदखल भूमिहीन किसानों कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हुए। ये कम मजदूरी पर भी आपको काम करने को बात थे। अब जाइएगा कहाँ, आपके पास तो खेत है नहीं, 5 हज़ार देगा तब मजदूरी करना है, 10 हज़ार देगा तब मजदूरी करना है। इस आपको सस्ते श्रम ने आपको उत्पादन को बढ़ने में सहायता की। परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण का मार्ग जो है आपको प्रशस्त हुआ। औद्योगिकरण का रास्ता क्या हो गया, आपको खुल गया और ज्यादा उद्योगों में लोगों को क्या होने लगा, आपको जगह मिलने लगा। 12 नंबर है कि 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट का जो है आपको परिचय दीजिए। यानी 1881 में जो प्रथम कारखाना यानी फैक्ट्री के लिए जो नियम बनाया गया उसके बारे में बताइए। तो मेरे भाई 1881 में पहला आपको फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम आया, पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर आपको प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए। महिलाओं के भी आपको काम के घंटे एवं मजदूरी जो है आपको तय किया गया। तो 1881 में जो फैक्ट्री के लिए नियम बना, उस फैक्ट्री में क्या हुआ कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाएगा, नहीं काम किया जाएगा। अब बताइए, जो 7 वर्ष का लड़का है वो तो आपको पहला क्लास में पढ़ने वाला लड़का होगा। अब बताइए, पहले क्लास के लड़का को अगर मजदूरी कराया जाएगा, क्या बिहार या किसी भी देश का विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। आप मजदूरी के लिए अभी सरकार हम लोगों को कितना उम्र बांटी है, 18 वर्ष के यदि कोई व्यक्ति है तो मजदूरी कर सकता है, यदि 18 से कम है तो कानूनी वो क्या है, आपको अपराध माना गया है। तो ये प्रथम अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम नहीं करना था। 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए घंटा तय किया गया कि हाँ इतने घंटा काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी काम का घंटा तय किया गया। अब मजदूरी भी तय की गई कि भैया इससे कम जो है मजदूरी कोई भी फैक्ट्री नहीं दे सकती है। अगला 12 के बाद 13 कह रहा है कि घरेलू और कुटीर उद्योगों को जो है परिभाषित कीजिए। तो घरेलू उद्योगों में मशीनों का उपयोग नहीं होता था, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के आपको बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर का निर्माण आदि घरेलू उद्योगों के श्रेणी में आते हैं। यानी घर में भी बनाया जा सकता था ऐसे चीज। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या में आपको रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक आपको समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में आपको प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। यानी जो कुटीर का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे छोटे जब गांव में उद्योग होने लगेगा, छोटे छोटे फैक्ट्री जो है जब गांव में लगने लगेगा तो क्या होगा, आपकी लोग जो है आपको बाहर की तरफ काम करने नहीं जाएंगे, आपकी शहर की तरफ नहीं निकलेंगे, बल्कि गांव में ही काम करेंगे। अगला है 14 कह रहा है कि इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को आपको बढ़ावा देने के लिए क्या किया। आइए, क्योंकि इंग्लैंड ने वस्त्र उद्योग का मतलब कपड़ा जो कंपनी बनाती थी उसके लिए क्या किया, तो इंग्लैंड ने यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योगों से हुआ। 1773 में लंका आपको शायर के वैज्ञानिक जॉन
कि आपको फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। इससे आपको बुनाई की रफ्तार बढ़ी, अच्छा था, सूत की मांग जो है आपको बढ़ गई। मान लीजिए कि पहले लोग हाथ से कपड़ा बिनता था, चरखा से कपड़ा बिनता था, अब जो है मशीनों की खोज हो गई तो लोग मशीन से आपको कपड़ा बिनने लगे। 1765 में ब्लैक आपको बर्न के आपको जेम्स हारगिव्ज ने आपको स्पेनिक जेनी बनाई, यानी मशीन बनाई, जिससे सत की आपको कटाई यानी सूत की कटाई होती थी 8 गुना बढ़ गई। यानी पहले मान लीजिए एक लोग काम करता था, मान लीजिए पहले 8 घंटा में जो काम करता था आज वो काम 1 घंटा में हो जा रहा है। रिचर्ड आपको अकराइट ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, इस जिससे अब हाथ से सूत काटने का काम बंद हो गया। कम आपको पटन ने स्पेनिक आपको म्यूल नामक मशीन बनाई। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में आपको कम खर्च ही आपको बारीक सूत अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। इससे आपको वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। इन आपको संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को क्या मिला, आपको बढ़ावा मिला। अगला है 1813 में चार्टर आपको एक्ट क्या था। तो 1813 में ब्रिटिश संसद आपके द्वारा पारित अधिनियम था, जिससे व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया तथा उसके आपको स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसार आपको जो है अनुसरण किया गया। अगला है 16 नंबर 16 कह रहा है कि उत्पादन अपने उत्पादकों को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। यानी जाहिर सी बात है, जैसे आजकल पतंजलि बिस्कुट आती है या पतंजलि की कोई कंपनी से कोई सामान आता है तो टीवी पर प्रचार आता है, बड़े बड़े आपको पोस्टर लगता है शहर में, वैसे पहले का भी जो कंपनी होगा वो भी आपको प्रचार करता होगा किसी न किसी माध्यम से। तो उत्पादों को आपको बेचने के लिए एवं ग्राहक को आकृष्ट करने के लिए उत्पादक अपने सामान पर लेबल लगाते थे, यानी किसी प्रकार का लेबलों से ही आपको उत्पादन की गुणवत्ता स्पष्ट होती थी। अनेक लेबलों पर आपको प्रभावशाली व्यक्ति और देवी देवताओं को चित्र बनाए जाते थे, जिससे ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होते थे। 19वीं सदी के आपको अंतिम चरण से उत्पादक ने अपने अपने उत्पादन के प्रचार के लिए आकर्षक और कैलेंडर छपवाने भी क्या कर दिए, आरंभ कर दिए। ऐसे माध्यम से उस समय प्रचार होता था। अगला कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन क्या है। तो 1905 के आपको बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग आपको लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हुआ। इससे आपको वस्त्र उत्पादन में जो है तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर आपको दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में आपको वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियासत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे उद्योग का भी विकास करे, जिससे स्वदेशी आंदोलन का कारण था। स्व का मतलब होता है अपना, देशी का मतलब होता है देश, यानी जो अपने देश का उद्योग है उसे सरकार मदद करे, ना कि इंग्लैंड से जितना भी उद्योग आया है सरकार उन्हें मदद करने का काम करे। तो स्वदेशी आंदोलन जो था केवल देश के उद्योगों को क्या करना था, बढ़ावा देना था, और विदेश के उद्योगों को क्या करना था, बहिष्कार करना था। 18 नंबर में कह रहा है कि 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या किया, इसका देशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। भारत से आपको आयातित निर्मित आपको वस्तुओं पर भारी बिक्री कर आपको सीमा शुल्क और परिवहन कर आपको लगाया गया, यानी टैक्स क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा। इससे आपको देशी कुटीर उद्योग पर क्या होगा, आपको बुरा प्रभाव पड़ा। 50 और 1914 तक के भारतीय उद्योगों की विशेषता बताइए। यानी 1850 से लेकर 1814 तक का जो समय रहा उसमें भारत के जितना भी फैक्ट्री था उसकी क्या विशेषता थी। तो इस अवधि में वैसे उद्योग को बढ़ावा दिया गया जो निर्यात करने वाले सामानों पर उत्पादन करते थे और राष्ट्र के लिए आपको लाभदायक थे, जैसे आपको पटसन और चाय,
उसी के साथ वैसे ही माल का उत्पादन हुआ, जिससे विदेशी प्रतिस्पर्धा जो है आपको अधिक नहीं थी। 20 नंबर को आ रहा है वर्तमान समय में भारत में कितने आपको स्टील प्लांट है बताइए। तो आपको वर्तमान समय में जो है 7 स्टील प्लांट है। कितना है? 7 स्टील प्लांट। पहला है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर में। दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में। चौथा है राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में। आपको पांचवा है भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर तथा बोकारो स्टील प्लांट जो है कहाँ है? आपको बोकारो है। तो अभी जो है हमारे पास टोटल कितना स्टील प्लांट है? 7 स्टील प्लांट है। आइए, स्लम पद्धति की शुरुआत आपको कैसे हुई? मेरे भाई क्वेश्चन बहुत भी आई है, अथवा स्लम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कैसे और क्यों होती है? आइए, छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर आपको स्थानों में जहां फैक्ट्रियां मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थल को स्लम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया गया है। आप फैक्ट्री के आसपास आप जानते हैं कि बहुत सारे गंदगी होता है, और मान लीजिए कि यहाँ छोटे छोटे झुग्गी बना हुआ है, झोपड़ी बना हुआ है, और उस झोपड़ी में जो यहाँ के फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वो क्या रहता है कि फैक्ट्री के आसपास रहते हैं, ताकि उन्हें काम करना क्या हो सके, आसान हो सके। सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। तो जहां जहां भी फैक्ट्री था, वहां वहां क्या होने लगा कि छोटे छोटे लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए, गंदे जगह पर रहना शुरू कर दिए, जो वो स्लम पद्धति के नाम से जाना जाता है। ऐसे दिल्ली में जाइएगा तो अनेकों आपको झुग्गी झोपड़ी जो है आपको मिल जाएगा, जिसे स्लम पद्धति के नाम से जाना जाता है। मुंबई में जाइएगा तो आसानी से आपको रोड के किनारे किनारे जो है झुग्गी झोपड़ी जो है मिल जाएगा, जो सरकार के जमीन पर लोग क्या की है, झुग्गी झोपड़ी बना के रखे हुए हैं। अगला ये औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें आपको काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की आपको कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसीलिए वह कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे आपको तंग मकान बनवाए, जिससे सुविधाएं आपको उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी, रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति के जो होती है वो क्या हो जाती है मेरे भाई, आपको शुरुआत हो जाती है। कंपनी तो लगाई, फैक्ट्री तो लगाई, मजदूरों से काम तो करवाई, लेकिन मजदूरों के लिए सुविधा जो है आपको उपलब्ध नहीं करवाई। 22 को आ रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के उद्योगों विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। इस समय कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग इसका मुख्य था। जैसे कुटीर का मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे, भारतीय हस्तकला मतलब हाथों से यहाँ हर एक चीज बनाया जाता था, और यहाँ शिल्प का मतलब सिलाई बिनाई जो था यहाँ प्रचलित था उस समय। अगला है कि भारत की आज़ादी के बाद कुटीर उद्योग के विकास में भारत सरकार की नीतियां को क्या करना है, आपको लिखना है। तो कुटीर उद्योगों की उपयोगिता और उसके महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए। 1948 के आपको औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। 1952 से 53 में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आपको हथकरघा, आपको सिल्क, आपको खादी, नारियल के आपको रेशे, ग्रामीण उद्योग आपको बोर्ड स्थापित किए गए। 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर क्या दिया गया, बल दिया गया। तो भारत भी आजादी के बाद उद्योगों पर बहुत सारे नीति बनाए, बहुत सारे काम किए। अगला है कि यातायात की सुविधा ने औद्योगिकरण की गति को किस प्रकार तीव्र किया? तो भाई कितना आप फैक्ट्री लगा लीजिए, अगर यातायात का मतलब क्या होता है, परिवहन यानी गाड़ी घोड़ा। अगर माल एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाएगा तो उद्योग पर समझिए पानी फिर जाएगा। यातायात की सुविधा ने फैक्ट्री को उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने
तथा कच्चा माल के फैक्ट्री तक आपको लाने की सहायता की। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। जहाजों के द्वारा माल को तटों पर पहुंचाया जाता था। रेल को आपको विकास ने औद्योगिकरण के गति को क्या कर दिया, तीव्र कर दिया, यानी जहां नदी भी नहीं है वहां भी कच्चा माल चला जा सकता है। रेलों द्वारा कोयला, लोहा, अन्य औद्योगिक वस्तुओं को कम समय में और कम खर्च पर ले जाना आपको संभव हुआ। अतः यातायात की इन सुविधाओं ने औद्योगिकरण की गति को क्या कर दिया मेरे भाई, तो आपको गति कर दिया, तीव्र कर दिया, बढ़ा दिया। 25 कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को क्या करना है, लिखना है। तो भारत में कुटीर उद्योग के पतन के बाद देशी एवं विदेश पूंजी लगाकर वस्त्र उद्योग की कई फैक्ट्रियां खोली गई। 1851 में बंबई के सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल खोली गई। 1854 में आपको पहला वस्त्र उद्योग कारखाना कावसजी आपको नानाजी आपको दाभार ने आपको खोला। सन 1854 से 1880 तक 30 आपको कारखानों का निर्माण हुआ। 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 से अधिक हो गई। इस समय आपको सस्ते मशीनों की आयात करके भारत सूती आपको वस्त्र उद्योगों को बहुत बढ़ाया। 1895 से 1914 के बीच सूती मिलों की संख्या 100 कितना हो गई, 44 हो गई। और भारतीय सूती धागों की निर्यात चीन को आपको होने लगा। तो भारत समझिए भी बहुत काम किया है इस पर। अगला आइए, ब्रिटेन में आपको महिला आपको कामगारों की स्पिनिंग जेनी पर आपको क्यों हमले किए, तो बेरोजगारी की आपको आशंका से मजदूर कारखानेदारी एवं मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे। जाहिर सी बात है, लोगों को ज्यादा काम नहीं मिलता था, पहले सारा मजदूर काम करते थे, मशीन आने से लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो जाहिर सा बात है, जॉन मशीन का खोज किया उसका तो विरोध होना तय है। इसी क्रम में उन उद्योगों की स्पिनिंग जेनी ने आपको मशीन का जब एक व्यवहार होने लगा, तब इस उद्योगों में लगी महिलाओं ने इसका क्या करना, विरोध जो है शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। उन्हें अपना रोजगार छीनने की आशंका थी, अतः उन लोगों ने आपको स्पिनिंग जेनी मशीन पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ने आपको आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। उस स्थिति का वर्णन एक आपको मजिस्ट्रेट ने किया है, जिसकी नियुक्ति आपको मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपको की गई थी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय आपको व्यवसायिक कंपनियां तथा बैंकों के आपको किस प्रकार भारतीय उद्योगों के विकास में आपको सहायक थे। आंसर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। यह आपको प्रबंधकीय आपको एजेंसियों के द्वारा होता था, जो उद्योगों पर आपको नियंत्रण भी रखते थे। इसमें आपको बर्ड हिगल्ड एंड कंपनी, आपको एड्यूल और आपको जार्डिन स्किनर एंड आपको कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज का थोड़ा कंपनी है तो भैया नाम भी सबका वैसे ही रहता है। यद्यपि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक और 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ आपको मैसूर होगा ना, द बैंक ऑफ मैसूर, तथा आपको ज्वाइंट स्कॉट बैंकों की स्थापना हुई। ये बैंक भारतीय उद्योगों के विकास में सहायक थे, क्योंकि जब बैंक हमारे देश में रहेगा तो आपको उद्योगों को क्या करेगा, लोन देगा, और लोन देगा तो यहाँ बहुत सारा नए नए फैक्ट्रियां क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अगला है कि जाबर कौन थे, तो कारखानों तथा मिलों में मजदूरों और कामगारों की नियुक्ति का माध्यम एक जाबर या आपको रोजगार दिलाने वाला होता था। तो जाबर वो होता था जो मजदूरों को खोद कर ले आके, यानी मजदूरों को क्या करता था कि अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगह से मजदूरों को ले आके और आपको क्या करता था कि कंपनी में भरने का काम करता था, उसी को जाबर बोला जाता था। प्रत्येक मिल मालिक आपको जाबर नियुक्त करता था, क्योंकि जाबर नहीं नियुक्त कीजिएगा तो फिर मजदूर को कौन ढूंढ लाएगा। यह मालिक का आपको विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह आवश्यकता अनुसार अपने गांव से लोगों को लाता था, जिसे आज ठेकेदार बोला जाता है।
और उन्हें कारखानों में नौकरी दिलवाता था एवं मजदूरों को शहर में रहने उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायता करता था। जैसे अभी का ठेकेदार क्या है, लोगों को बुला ले जाता है और काम को क्या करता है, दिलवाता है। अगला है गुमास्ता कौन थे, तो आइए, गुमास्ता अंग्रेज व्यापारियों के एजेंट थे जिनकी सहायता से भारतीय आपको कारीगरों यानी बुनकरों को आपको पेशगी की आपको रकम देकर उनसे उत्पादन आपको कराया जाता था। ये बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, ये वस्तुओं की गुणवत्ता पर भी आपको क्या करते थे, ध्यान देते थे। अगला है कि बाड़ाबंदी अधिनियम क्या है, तो बाड़ाबंदी अधिनियम इंग्लैंड में 1972 में लागू हुआ। बाड़ाबंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को आपको खरीद कर बड़े बड़े फर्म में स्थापित किए। इन्हीं कारण छोटे छोटे किसान क्या बन गए, भूमिहीन मजदूर बन गए। यानी जो भी छोटे छोटे किसान थे वो बाड़ाबंदी अधिनियम के तहत उनके जमीनों को बड़े बड़े जमींदार खरीद लिए और वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित किए। आज जो छोटे छोटे किसान थे भूमिहीन हो गए। तो बाड़ाबंदी कानून जो था गरीबों के लिए तो समझिए एक अच्छा आपको नहीं था। अगला है लाइसेंस फेयर क्या था, तो किसी सरकार द्वारा देश की किसी आपको निजी आर्थिक क्रिया के हस्तक्षेप ना करना, इसी आपको हस्तक्षेप की नीति को आपको लेसर फेयर के नाम से जाना जाता है। इससे मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियां अर्थव्यवस्था के स्वतः आपको संतुलन बना देती है। यानी लेसर फेयर क्या है, तो किसी सरकार द्वारा देश के किसी निजी, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी में सरकार जो है अपना दखल ना दे, उसी दखल को आपको क्या बोला जाता था, लेसेज फेयर बोला जाता था। अगला है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शहर के उद्भव से आपको समाज में बुर्जुआ एवं मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। एक नए आपको शिक्षित वर्ग अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी आपको औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए। बुद्धिजीवी यानी बुर्जुआ आपको वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यानी समाज में वैसे लोगों को बुर्जुआ लोग बोला गया जो बुद्धिजीवी थे, जैसे जिनके पास ना ज्यादा ही रुपया है ना कम रुपया है लेकिन होशियार आदमी है, वैसे लोगों को क्या बोला गया, बुर्जुआ वर्ग बोला गया, यानी मिडिल क्लास के लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको गुमास्तों को क्यों बहाल किया, तो बुनकरों पर नियंत्रण तथा वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए गुमास्तों को क्या किया गया था, बहाल किया गया था। जैसे अलग अलग कंपनी में जाइएगा तो सुपरवाइजर होता है और सुपरवाइजर क्या करता है, उसमें जो मजदूर काम करता है उस पर रेख देख रखने का काम करता है, उसी को उस समय गुमास्ता बोला जाता था। फ्लाइंग आपको शटल के व्यवहार का हथकरघा आपको उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फ्लाइंग शटल से आपको जहां एक और उत्पादन में वृद्धि हुई वहीं कारीगरों की संख्या में आपको कमी लाकर भी बचत किया गया। इससे आपको बुनकरों को दुगुना लाभ हुआ। फ्लाइंग शटल का व्यवहार आपको हथकरघा उद्योगों में आपको तेजी से बढ़ने लगा। 1941 तक 35% से अधिक हथकरघे आपको फ्लाइंग शटल द्वारा संचालित होने लगे। आपको त्रावणकोर आपको मैसूर कोचिंग बंगाल में हथकरघा आपको उद्योगों में फ्लाइंग शटल का व्यवहार 70 से 80% तक होने लगा। ये क्षेत्र हथकरघा आपको उद्योगों के केंद्र आपको बन गए, जहां बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। बड़े आपको हुए उत्पादन के आधार पर हथकरघा उद्योगों मिलों में उत्पादित वस्त्र आपको मुकाबला करने की स्थिति में जो है आपको आ गया। यानी फ्लाइंग शटल के आपको जब व्यवहार हुआ तो हथकरघा उद्योगों पर, यानी हाथ से जो बनाया जाता था चीजें, उस पर बहुत ही असर पड़ा। लंदन को आपको फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है, आइए। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोगों से जो आपको रेशों के हिसाब से ऊन आपको छांटते, ऊन आपको खरीदते, इस ऊन को वे आपको सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र आपको बुनने वालों को, चुनटों के सहारे कपड़ा समेटने वाले और आपको कपड़ा रंगने वाले रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। रंगा हुआ आपको वस्त्र लंदन पहुंचता था जहां उसकी फिनिशिंग होती थी, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। यानी कपड़ा जो है एक जगह बुनाई होता था, उसका रंगाई होता था, उसका अलग अलग काम है, अलग अलग होता था, और जहां फाइनल स्टेज में पहुंचता था
वो आपको कहाँ पहुंचा था, लंदन पहुंचा था, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 1850 से 60 के बाद भारत में बगीचा उद्योगों के विषय में लिखे। तो 1850-60 के बाद भारत में बगीचा उद्योगों में नील, चाय, रबड़, कॉफी, पटसन मिलों की शुरुआत हुई। इन उद्योगों पर आपको अधिकतम विदेशी उद्योगपतियों का जो है प्रभाव था तथा इन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन जो है आपको दिया जाता था। तो ये मेरे भाई जो था आपको चैप्टर नंबर क्या था, तो चैप्टर नंबर आपको 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आगे का वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप यदि पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं तो ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर प्ले लिस्ट में जाने के बाद हिस्ट्री का प्ले लिस्ट खोलिए, एक के बाद एक वीडियो जो है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।